हेलो एवरीवन, मुझे देखने वाले सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। मैं सबसे पहले बता दूं, आने वाला जो सेशन है इट इज गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल सेशन, और पावर को हजम करने के लिए आपके अंदर पावर का होना बहुत जरूरी है। जब मैंने कहा पावर के लिए पावर का होना बहुत जरूरी, इस बात को मैं बता दूं कि हर वो चीज जो आपको ताकत देगी, थोड़ी सी ताकत दिमाग की लगेगी भी, राइट। चीजें बिल्कुल ऐसी नहीं है कि मात्र 2 मिनट में चुटकी बजाओ और हो जाए, 1 मिनट में हो जाए, ऐसा नहीं होता है। थिंग्स जब व्हेन यू नीड टफ थिंग्स इन योर लाइफ, योर मसल शुड बी टफ, ताकि आप उसके फोर्स को एंड्योर कर सको, सहन कर सको। तो याद रखिएगा, आने वाला सेशन बहुत पावरफुल सेशन होने वाला है। बहुत पावरफुल सेंटेंसेस और पावरफुल वर्ड्स से आप परिचित होने वाले हैं। तो थोड़ी सी दिमाग की पावर को जगाकर, क्योंकि हमारी ईगो की एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि अगर कोई वर्ड या कोई सेंटेंस अनफेमिलियर आ जाए तो वहां से भागने का मन होता है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा। टफ चीजें होंगी तभी टफ मसल होगी, याद रखिएगा। तभी चीजें बड़ी अच्छी होंगी जब हम बड़े शब्दों, बड़े वाक्यों को समझने की हिम्मत दिखाएंगे। तो यहां पर अगर आप ये समझ के बैठे कि ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि चीजें बहुत आसान लगेंगी, याद रखिएगा हमें टफ थिंग्स को आसान बनाना है, पर उससे पहले टफ चीज से टफ तरीके से हमें भिड़ना होगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी एनरिचिंग सेशन। मैं बार बार कहता हूं, these videos are not for entertainment, these are for enrichment। और एनरिचमेंट के लिए कुछ ना कुछ त्याग हमें देना होता है, कुछ ना कुछ लगातार अभ्यास और मेहनत हमें करनी होती है। उसी मेहनत में हम आगे बढ़ते हैं। एक सेंटेंस में आपके सामने लिखने जा रहा हूं। जो क्रिएटिव लर्नर्स हैं उन्हें यह सेशन बहुत गजब लगने वाला है, पर जो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि 1 मिनट में वीडियो देख लीजिए, वो अभी छोड़ दीजिए। 1 मिनट देखिए, ये वीडियो देख ली, सारी जिंदगी इंग्लिश आ जाएगी। एक दिन में किसी को नहीं आई, पर एक दिन जरूर आती है अगर आप लगातार अभ्यास जारी रखें। उसी के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करता हूं। बहुत कुछ सीख के जाएंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। इफ यू आर रेडी विद योर पेन एंड पेपर, और साथ साथ बोलते रहेंगे मेरे साथ। सेंटेंस लेता हूं पहला जो मुझे सिखाना है आज आपको, आज के सेशन में। लेट्स टेक द फर्स्ट सेंटेंस, और मेरे साथ बोलेंगे योर, और मेरे साथ बोलते भी चलेंगे एक एक वाक्य को। मैंने योर बोला तो उम्मीद करूंगा कि आप भी योर वहां से बोल रहे होंगे और साथ साथ लिख भी रहे होंगे। बोले योर जेनुफ्लेक्शन, योर जेनुफ्लेक्शन, योर जेनुफ्लेक्शन, राइट। एक एक सेंटेंस को, एक एक वर्ड को साथ साथ लिखते रहेंगे। योर जेनुफ्लेक्शन फॉर paying veneration, your genuflection for paying veneration shows, साथ साथ लिखते रहेंगे, अभी मैं समझाने पर आऊंगा। shows that, अभी तक सेंटेंस को एक बार पढ़ के देखिए। shows that your genuflection for paying veneration shows that you are a, shows that you are a, राइट, यू आर अ। इसमें जो कीवर्ड्स है, मैंने कहा 2 ही चीजें अटकती हैं भाषा में, या तो कोई शब्द अटकाएगा या फिर वाक्य अटकाएगा। अगर ये 2 चीजें अटके नहीं तो फिर कुछ नहीं अटकेगा, पूरी भाषा में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर दिक्कत आएगी तो इन्हीं चीजों में आएगी, याद रखिएगा। मैंने कहा 2 ही चीजें, कौन सी 2 चीजें? सिर्फ और सिर्फ या तो वोकैबुलरी या फिर सेंटेंसेस। अगर वोकैब क्लियर है, यानी कि वर्ड्स नहीं अटक रहे और सेंटेंस नहीं अटक रहे, तो फिर आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है भाषा में, राइट। कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं आती है। शब्द और वाक्यों के लेवल पर ही है जो भी अटक है। अगर वो अटक दूर हो जाए तो न्यूज़पेपर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और बहुत बड़े स्तर की स्पोकन, राइट, बहुत बड़े लेवल पर चीजों को बोलने आपको आ जाएगा, राइट। इसको पढ़ा जाएगा कोनोसर। कोनोसर का मतलब पारखी, राइट। योर जेनुफ्लेक्शन फॉर पेइंग वेनरेशन शोज दैट यू आर अ कोनोसर, यू आर अ कोनोसर ऑफ, आगे कुछ और भी जोड़ लेते, यू आर अ कोनोसर ऑफ गुडनेस, और भी बेहतर मीनिंग देगा ये। यहां से लेके यहां तक समझने में, मैंने कहा कोई कितने भी चैप्टर आपने पढ़े हो, नाउन ये, प्रोनाउन ये, एडजेक्टिव ये, जीरंड ये, पार्टिसिपल ये, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, खूब पढ़ा है आपने, पर आपको 2 दिक्कत है। इस सेंटेंस के वर्ड समझ में नहीं आ रहे और सेंटेंस का कह रहा है ये पता नहीं लग रहा, तो कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम का नहीं कर पाएंगे। कोई भी न्यूज़पेपर की हेडिंग या कोई भी न्यूज़पेपर का पैसेज पढ़ने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि या तो शब्द अटकेगा या वाक्य अटकेगा, इसके अलावा कुछ अटकता नहीं। यहां पे देखिए वही 2 चीजें हैं, जेनुफ्लेक्शन, वेनरेशन, कोनोसर, राइट। अगर ये वर्ड्स मुझे समझ में आ जाए तो हो सकता है कि मैं मीनिंग को आराम से लगा ले जाऊं, कोई दिक्कत ना आए। जेनुफ्लेक्शन का मतलब है झुकना, यानी कि बेंड करना, बेंड करना, बॉ करना, राइट, झुकना, राइट। ये इसी के लिए एक वर्ड आता है कोटो। कोटो का भी मतलब झुकना होता है, किसी को रेवरेंस में सर झुकाना, राइट, दैट इज कॉल्ड कोटो। तो जेनुफ्लेक्शन की पोज यही होती है। जैसे जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं तो द पोज इज ऑलवेज जेनुफ्लेक्शन। व्हेनेवर यू प्रे टू गॉड, द पोज इज ऑलवेज जेनुफ्लेक्शन। आपका झुकना। वेनरेशन का मतलब क्या है? वेनरेशन का मतलब है रिस्पेक्ट। वेनरेशन का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट, या फिर इसे हम कह सकते हैं एडोरेशन। किसी को अडोर करना, एडोरेशन का भी मतलब क्या है? राइट, किसी की इज्जत, किसी का सम्मान, राइट, किसी को जो है ऑनर देना। ऑनर इज ऑल्सो वर्ड, ऑनर देना किसी को, या एस्टीम। आप जानते हैं एस्टीम एक गाड़ी भी थी, राइट। एस्टीम का भी मतलब सम्मान, आदर, इज्जत, जो सम्मान आप देते हैं। तो ऑनर है, एडोरेशन है, रिस्पेक्ट है, वेनरेशन। योर जेनुफ्लेक्शन फॉर पेइंग वेनरेशन, यानी कि सम्मान देने के लिए जो आप झुके हैं किसी को,
वो ये दिखाता है, शोज दैट, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो गया, इट, यानी कि ये जो एक्ट है वो ये दिखाता है, इट शोज दैट, आपका झुकना ये दिखाता है दैट यू आर अ कोनोसर, कोनोसर का मतलब एक्सपर्ट, किसी चीज का पारखी, दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट, किस चीज में जो बहुत जबरदस्त मान लीजिए निखरा हुआ है उसकी प्रतिभा, या कोई चीज का पारखी कोई है, दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है अडेप्ट, कुशल, यू आर अडेप्ट ऑफ गुडनेस, यानी कि आप पारखी हैं, पारखी होता है ना, पारखी नजर, दैट इज कॉल्ड कोनोसर आइड पर्सन, दैट इज कॉल्ड कोनोसर माने पारखी होता है, एक्सपर्ट अडेप्ट ऑफ गुडनेस, यानी कि आपको अच्छाई की परख है। सम्मान में आपका झुकना यह दिखाता है कि आप अच्छाई के पारखी हैं, यानी कि ऐसे ही कोई नहीं झुकता, आप उसकी अच्छाई को देखकर आप झुके हैं। सो यू आर कोनोसर ऑफ गुडनेस। अब देखिए आपको यहां से लेके यहां तक अगर वाक्य समझ में आ रहा है, इसका मतलब इंग्लिश इंप्रूव हुई, एटलीस्ट इतनी सिचुएशन को लेकर तो हुई। ये साथ के साथ कैश हो जाती है बेटा, वकैब और सेंटेंस के को मिलाकर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा, ये पोस्टपोन नहीं करती कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और पहले नियम पढ़ो, फिर नियम को रटो, फिर नियम को एग्जाम्पल में लो और फिर आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। नहीं, वकैब और सेंटेंस को डायरेक्ट पढ़ने का सीधा मतलब ये होता है, अगर आपने आज इतना समझा और आज आपने लिख लिया और इसको रिवाइज भी करना है। कैसे रिवाइज करना है? जैसे ये सेशन खत्म होगा इसके 10 मिनट बाद फिर रिवाइज कीजिएगा, 10 मिनट रिवाइज होने के बाद फिर इसको 8 घंटे बाद रिवाइज कीजिएगा। साइकोलॉजिकल प्रोसेस बता रहा हूं। फिर इन सारे के सारे सेशन को आप 24 घंटे बाद रिवाइज कीजिएगा और फिर आप कीजिएगा इसको 3 दिन के बाद, 3 डेज के बाद, और 3 डेज के बाद करने के बाद आप इसे कीजिएगा बेशक 1 मंथ के बाद भी, आप पाएंगे, राइट, आप पाएंगे कि वो सारी की सारी चीजें, ये सर्कल है, एकदम से दिमाग में नहीं आएगा। पढ़ते ही पहले 10 मिनट बाद रिवाइज किया, फिर उसको 8 घंटे में रिवाइज किया, फिर 24 घंटे में रिवाइज किया, फिर 3 दिन के बाद, क्योंकि दिमाग हर तीसरे दिन भूलने की कोशिश करता है, और फिर उसके बाद 1 महीने में जब भी ये रिवाइज करोगे तो भी आपके दिमाग में वो सारी की सारी चीजें गूंज रही होंगी। और ये जब वर्ड्स वाक्य के साथ आएंगी तो एक बहुत अलग मीनिंग और बहुत गजब का मीनिंग देते हैं। एक वाक्य मैंने आज लिया, सेकंड वाक्य में मैं जा रहा हूं, और आप एक बार बताइए, अगर आपको ये वाक्य ही नहीं समझ में आएगा तो अगर कोई फिल इन द ब्लैंक दे दे, कोई सेंटेंस अरेंजमेंट दे दे, कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे दे, कोई एरर फाइंडिंग दे दे, अगर मुझे पता ही नहीं लग रहा कहां सर पैर है, इसका कह क्या रहा है, मुझे पता ही नहीं लगेगा, या ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आ जाए और इससे क्वेश्चन बना के कोई पूछ ले, राइट, तो हाउ डू आई बी एबल टू आंसर, मैं कैसे उस चीज को आंसर दे पाऊंगा, राइट। सो शुरू करें। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन, फर्स्ट सेंटेंस है उसके बाद सेकंड सेंटेंस पर आ गए, राइट, बिकॉज आई विल बी एबल टू definitely reinforce my language if my vocab and sentences both are in right format, बहुत अच्छे तरीके से चीजें चल रही हैं और मजबूत हैं, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। पहला सेंटेंस मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया कि आपका जो झुकना रिस्पेक्ट में है वो ये दिखाता है कि आप अच्छाई के पारखी हैं। अगला जो सेंटेंस आने जा रहा है मेरे साथ बोलेंगे, सुनना बोलना पढ़ना लिखना सब एक साथ होना चाहिए। एन आयरेसिबल पर्सन, एन आयरेसिबल पर्सन, इरेसिबल भी होता है, आयरेसिबल भी होता है, ब्रिटिश अमेरिकन का फर्क है। एन आयरेसिबल पर्सन लूजेस ऑल हिज, एन आयरेसिबल पर्सन लूजेस ऑल हिज doppelgangers all his doppelgangers owing to, माने की वजह से, his rage, RAGE। दिक्कत दो ही है, या तो वर्ड या सेंटेंस, आयरेसिबल या इरेसिबल, जैसा भी आप बोलना चाहिए, ब्रिटिश अमेरिकन है, मैंने बोला, राइट। डॉपलगैंगर्स, रेज, राइट। आयरेसिबल का मतलब चिड़चिड़ा आदमी, एंग्री कह सकते हैं इसको, आप लिखेंगे एंग्री। इरेसिबल, आयरेसिबल, जो भी कहना चाहिए, मैंने कहा ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है, राइट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आ सकता है हफी, HUFFY, HUFFY, हफी, जो हाफता रहे गुस्से में, राइट, नथुने फूले ही रहे, बहुत गुस्से में, चिड़चिड़ा किस्म का आदमी, या चुटकी बजा दो और उसे गुस्सा आ जाए। स्नैपिश, SNAPPISH, स्नैपिश, स्नैपिश पर्सन, स्नैपिश, एंग्री, हफी। आयरेसिबल माने चिड़चिड़ा, बात बात पे चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ाहट से, तो आयरेसिबल बोलते हैं उसको। एन आयरेसिबल मैन लूजेस, खो देता है, ऑल इज डॉपलगैंगर्स का मतलब फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप ऑलरेडी जानते हो। आप जब कोई वीडियो देख रहे हो, इट इज टू इंप्रूव। आप जो अगर जो आपको आता है अगर वही सीखना चाहते हो बार बार, तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं, राइट। जो मुझे आता है मैं वही वीडियो में सीखना चाहता था, सब्जेक्ट प्लस ये प्लस वो प्लस, राइट। नहीं, मुझे वो सीखना है जो मुझे नहीं आता है, कुछ ना कुछ, चाहे एक वर्ड ही मिले तो मेरा सीखना, मेरा टाइम जो है वो वर्थ हुआ, बहुत अच्छा निकला, राइट। इसको आप चम कह सकते हैं, CHUM, चम, चम का भी मतलब दोस्त होता है। या फिर इसी के लिए पैल वर्ड आता है, पैल या सोलमेट, आप जानते हो। रेज का मतलब गुस्सा ही है, एंगर, वो है एंग्री और ये है एंगर। रेज का मतलब गुस्सा, राइट। एक चिड़चिड़ा आदमी अपने सारे दोस्त खो देता है, ओइंग टू हिज रेज, यानी कि अपने गुस्से के कारण, अपने चिड़चिड़े स्वभाव के कारण वो सारे के सारे अपने दोस्तों को खो देता है। एन आयरेसिबल मैन,
पहला सेंटेंस था योर जेनुप्लेक्शन फॉर पेइंग वेनरेशन शोज दैट यू आर अ कोनोसर, यानी कि आप पारखी हैं, यू आर ए कोनोसर ऑफ गुडनेस। और सेकंड सेंटेंस हमने लिया क्या, एन इरेसिबल मैन लूजेस ऑल हिज डॉपलगैंगर्स ओइंग टू हिज रेज, रेज माने गुस्से, अपने गुस्से के कारण वो सारे के सारे दोस्तों को खो देता है। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड सेंटेंस, देयर वॉज अ मियाजमा, देयर वॉज अ मियाजमा, राइट, उच्चारण बोलेंगे, बोले मियाजमा, MIASM में उच्चारण है मियाजमा, मैं बार बार बोल रहा हूं मियाजमा, हिंदी में लिख लीजिएगा। देयर वॉज अ मियाजमा ऑफ ग्लूम इन द हार्पलेस फैमिली, हार्पलेस फैमिली, देयर वॉज अ मियाजमा ऑफ ग्लूम इन द हार्पलेस फैमिली, देयर वॉज अ मियाजमा ऑफ ग्लूम इन द हार्पलेस फैमिली। अगर एक वर्ड भी अटक गया, इसका मतलब आप अटक गए कॉम्प्रिहेंशन में, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, राइट, या चीजों की अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ है, इंग्लिश भाषा और उसकी समझ। किसी भी एग्जाम में अगर टेस्ट होता है तो एक ही तो होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप क्लरिकल से लेकर यूपीएससी तक चाहे कोई भी एग्जाम उठाएं, लिखा होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश भाषा और उसकी समझ, उसी की तो तैयारी हो रही है, राइट। और अपनी आम बोलचाल की भाषा में भी आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत गजब की बात, चार चांद लग जाएगा, राइट। मियाजमा, ग्लूम और हार्पलेस। देयर वॉज अ मियाजमा, मियाजमा माने होता है बहुत, वैसे तो विषाक्त जो गैस होती है उसको मियाजमा कहा जाता है, विषाक्त गैस, राइट। जैसे मैं मान लो अगर एक स्टेटमेंट कहूं द मियाजमा, एक सेंटेंस और ले लेते हैं फिर समझेंगे उसको, आप भी लिखे साथ साथ और बोलते रहे, अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं। इफ यू इन्वॉल्व यू विल लर्न। अगर दूर बैठ के मूक दर्शक बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपको याद नहीं होंगी चीजें। द मियाजमा ऑफ एल्कोहल, राइट, शाबाश, द मियाजमा ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल की जो बदबू थी, एल्कोहल, राइट, जो बहुत बड़ी विषाक्त गैस को मियाजमा कहते हैं जो आसपास फैली हुई हो। द मियाजमा ऑफ एल्कोहल फ्रॉम द बूजर्स, बूजर माने पियक्कड़, फ्रॉम द बूजर्स माउथ मेड अस कवर आर नोज, मेड अस कवर आर नोज, या नोजिस हमारी हैं तो एक से ज्यादा है तो नोजिस लगा दी हमने, अपनी अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया, यानी कि हमने कवर कर लिया। मियाजमा माने जो जहरीली बदबू, विषाक्त बदबू, बहुत नेगेटिव सेंस में होता है ये, दूर तक फैली हुई जो बदबू है, जैसे मुर्गी फार्म वगैरह जो है तो हवाओं में इतनी बदबू होती है कि 1 किलोमीटर दूर से आपको बदबू आ जाती है। वो क्या है, वैसे तो स्टिंक कह सकते हो, मैल ऑर्डर कह सकते हो, राइट, पर दूर तक फैली हुई बदबू को हम क्या कहेंगे, मियाजमा। द मियाजमा ऑफ एल्कोहल, यानी कि जो उसके मुंह से बदबू आ रही थी बूजर के माउथ से, यानी कि पियक्कड़ होता है दारू पीने वाला, ड्रंकर्ड पर्सन, राइट, बहुत ज्यादा पीने वाला। माउथ मेड अस कवर आवर नोजिस, यानी कि हमसे हमारा जो नोज है, वो चेहरा है, वो कवर कर लिया हमने, क्योंकि वो जो बदबू है जो उसके मुंह से आ रही थी वो हम सहन नहीं कर पाए, राइट। मियाजमा के लिए और वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं स्मोक, स्मोक माने आप जानते हो ऐसा धुआं और ऐसी गैस जो कि बहुत जहरीली हो, जैसे स्मोक चैम्बर बन जाती है दिल्ली जो है दिवाली के आसपास, दीपावली के आसपास, ड्यू टू पुराली जलती है और पटाखे वटाखे छोड़े जाते हैं, ऑल दैट स्टफ, राइट। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है, मेरे साथ बोलेंगे एफ्लूवियम, शाबाश, बोलेंगे EFFLUVIUM, बोलो एफ्लूवियम। एफ्लूवियम का भी मतलब होता है कोई बहुत दूर तक फैली हुई गैस, राइट, या बहुत दूर तक फैली हुई खुशबू या बदबू, राइट। बेसिकली खुशबू भी कई बार एफ्लूवियम की तरह लिया जाता है, पर इसको अधिकतर विषाक्त सेंस में ही, 100 में से 90% इसको नेगेटिव ही माना जाता है। या फिर इसी के लिए एक वर्ड आता है फैटर, फैटर कह सकते हैं आप, राइट, स्मोक, एफ्लूवियम, राइट, और एफ्लूवियम और फैटर, दैट इज कॉल्ड मियाजमा। अब यहां पे देखो इसका बेसिकली तो जहरीली गैस है, पर यहां पे इसका मतलब जहरीली गैस नहीं है, मतलब पूरा माहौल ऐसा बना हुआ था, यानी कि वहां पर बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे, किसके, राइट, स्मोक ऑफ ग्लूम। ग्लूम का मतलब क्या है, सैडनेस, उदासी, राइट। सो मियाजमा, देयर वाज मियाजमा ऑफ ग्लूम इन द हार्पलेस फैमिली। हार्पलेस माने अनफॉर्चुनेट, अभागा जिसे कहते हैं ना हिंदी में, अभागा, दैट्स कॉल्ड हार्पलेस। कहते हैं ही इज अ हार्पलेस फेलो, यानी कि इसका मतलब ये एक अभागा, अनफॉर्चुनेट आदमी। तो अनफॉर्चुनेट का अच्छा, अनफॉर्चुनेट के लिए अच्छा शब्द क्या है, हार्पलेस, राइट। तो जो अभागी फैमिली थी, राइट, उस फैमिली में जब हम पहुंचे तो वहां पर क्या था, बादल छाए हुए थे, जहरीले बादल, वो भी किसके, सैडनेस के। तो देखो मियाजमा का यहां पर कैसे इस्तेमाल हुआ, जबकि इसका मतलब गैस है।
तो वहां पर गैस नहीं थी, पर यहां पे मतलब क्या निकलेगा कि पूरा का पूरा जो माहौल था वो सैडनेस से भरा हुआ था उस अभागी फैमिली का, यानी ये कोई नियर एंड डियर वन मे हैव एक्सपायर्ड, वो एक्सपायर हो गया होगा, राइट। और इस वजह से वहां पर वी कुड सी द मियाज्मा ऑफ ग्लूम, माने सैडनेस, उदासी के, राइट। सो 3 सेंटेंस हमने किए। नाउ लेट्स टेक द 4th सेंटेंस टुडे, राइट। हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, बोलेंगे मेरे साथ बोलना होगा, बोले नेक्रोमेंसी, शाबाश, बोलते चले और लिखते भी चले। नेक्रोमेंसी नीड्स ghastly oblations. राइट, अच्छे शब्द अच्छे वाक्य पढ़ने की आदत डालो। जब तक इनसे भागते रहेंगे तब तक तैयारी नहीं होगी। बिकॉज अगर आप अटकेंगे तो किसी वकैब या किसी सेंटेंस में ही अटकेंगे। अगर ये सब चीजें समझ में आ रही तो सब समझ में आएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, आपको एक ही चीज कहते हैं, अखबार पढ़ो। और अखबार में दिक्कत दो ही है, या तो शब्द या वाक्य। अगर सब शब्द सब वाक्य समझ में आ रहे हैं, हिंदी का न्यूज़पेपर मुझे खट से समझ में आता है, इंग्लिश में क्या दिक्कत है, राइट। हिंदी में संज्ञा सर्वनाम कर्ता भूतकाल भविष्यकाल पढ़ने के बाद आप हिंदी का अखबार समझ रहे हैं, नहीं, ऐसा है ही नहीं। हिंदी अखबार पढ़ते हुए आपको याद ही नहीं आ रहा संज्ञा सर्वनाम कर्ता क्या होता है। आपको तो दो ही चीजें दिख रही हैं, शब्द और वाक्य। अगर वो समझ में आ रहा है तो सब समझ में आएगा। नेक्रोमेंसी नीड्स ghastly oblations, इस बात को समझना। नेक्रोमेंसी माने ब्लैक मैजिक, काला जादू, और खासकर कई बार ऐसा जादू जिसमें आप मरे हुए लोगों से बात कर लेते हैं, राइट। जो आत्माएं हैं उनसे बात करने का जो मैजिक है, दैट इज कॉल्ड नेक्रोमेंसी। नेक्रो माने डेड बॉडी होता है, जो डेड है, राइट। नेक्रो को मैन मानते हुए उनसे बात कर लेना, ऐसा ब्लैक मैजिक की वो शाखा जिसमें डेड लोगों से बात होती है, वैसी से आप काला जादू भी कह सकते हैं। नीड्स मतलब जरूरत होती है उसमें। ghastly माने भयावह, जिसे आप टेरेबल कहते हैं, बहुत खतरनाक, राइट, बहुत खतरनाक, भयंकर जिसे कहते हैं, राइट। वेरी सीवियर, वी कैन से टेरेबल। अगर हम इसके लिए वर्ड लेना चाहे तो टेरेबल वर्ड आता है। टेरेबल ऑब्लेशंस, ऑब्लेशंस माने चढ़ावा होता है ना, जैसे कि आप मंदिर में जाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, जो भी आप चढ़ाते हैं वहां पर, वो जो चढ़ावा है दैट इज कॉल्ड ऑब्लेशंस। आप मस्जिद पर जाते हैं, मजार पर जाते हैं, कोई चादर चढ़ाते हैं, तो चादर क्या है, ऑब्लेशन है, राइट। तो ऑब्लेशन मीन्स ऑफरिंग, समथिंग विच यू ऑफर टू गॉड, दैट इज कॉल्ड ऑब्लेशन। कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी की बलि दी जाती है, राइट। अ पर्सन्स लाइफ इज सैक्रिफाइस्ड, राइट, फॉर नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी का मतलब ब्लैक मैजिक, जो काला जादू है। नेक्रोमेंसी जो है, नेक्रोमेंसी यू गॉट टू नो कि अ मैजिक, अ ब्रांच ऑफ मैजिक वेयर पीपल क्लेम टू टॉक विद द पीपल दोज हु आर नो मोर। ऐसे व्यक्ति जो अब दुनिया में नहीं है, उनसे बातें करने का क्लेम किया जाता है कि आत्माओं से बात होती है। उस नेक्रोमेंसी की ताकत को हासिल करने के लिए जरूरत होती है बहुत भयावह, बहुत टेरेबल चढ़ावों की, कि आज ये बलि दी जाएगी, आज वो बलि दी जाएगी। समटाइम्स पर्सन्स लाइफ इज सैक्रिफाइस्ड, सो दीज आर ghastly oblations, राइट। आपने देखा हो कई बार छोटे छोटे बच्चों की बलि दे दी जाती है। देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दैट वी फाइंड इन सोसाइटी, राइट, एंड ghastly इंसिडेंट्स आर फाउंड। सो जो नेक्रोमेंसी में अगर आपको जो है चीजें हासिल करनी है, तो वहां पर बहुत बड़े लेवल पर बड़ी भयानक भयानक जो है ऑब्लेशंस चढ़ानी होती हैं, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात, मैंने कहा अच्छे शब्दों अच्छे वाक्यों की कला को, वीडियो को बार बार देखें, बार बार रिवाइज करें। कोई चीज एक ही बार मुश्किल लगेगी। और याद रखना, मैं जो भी सेशन लेके आता हूं, मेरा सेशन टारगेट ये नहीं होता कि वो चीज आपको बिल्कुल हलवा लगे, बिल्कुल आसान लगे। मैं चाहता हूं कि टफ है तो टफ ही लगे, बट आपके अंदर एक इच्छा जागृत हो जाए कि अब मुझे टफ एक्सरसाइज ही करनी है और अपनी टफ मसल बनानी है। वाई? बिकॉज कट थ्रोट कंपटीशन में जब आप ये कहते हो 1 मिनट में इंग्लिश, 2 मिनट में इंग्लिश, आधे घंटे में इंग्लिश, ऐसा अगर कोई भी दावा है तो ये कट थ्रोट कंपटीशन में नहीं चलेगा। ये आप भी जानते हैं कि ओनली टफ, द सर्वाइवल ऑफ द टफेस्ट, ये तो बात आप जानते हैं, आप सब ज्ञानी है कि जो टफेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, बाकी सब संघर्ष में छिन्न भिन्न हो जाएंगे, राइट। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राइट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियोस, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू।